हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और ये है हमारा सेवेंथ लेक्चर, चैप्टर नंबर 1, कोल्ड वॉर एरा। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक दो वीडियो वैसे ही आएंगे जो मैंने बताया था, ट्रीटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ टाइमलाइन दे रखी है, उस टाइमलाइन के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। हालांकि वो टाइमलाइन आप भी पढ़ सकते हो, बट ये हमारा यूँ समझ लो इस चैप्टर का वैसे लास्ट वीडियो है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया एंड कोल्ड वॉर। भारत और कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब भारत हमारा क्या कर रहा था, भारत की क्या पोजीशन थी और भारत में क्या सिचुएशन थी, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्रिटिसिज्म ऑफ नेम पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की जो नेम की जो पॉलिसी थी उसका क्रिटिसिज्म देखेंगे। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना देखेंगे, कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की, हालांकि उसके फायदे भी देखेंगे, ये टॉपिक वो भी है। रिलेवेंस ऑफ नेम, नेम का आज की डेट में क्या रिलेवेंस है। आपको पता है नेम जो बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, एक्चुअली नेम जो बनाया गया था कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो कुछ कंट्री यूएसए की तरफ थे, कुछ कंट्री यूएसएसआर की तरफ थे। तो जो नेम कंट्रीज थे वो ना यूएसए की तरफ थे ना ही यूएसएसआर की तरफ थे। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था 1991 में, तब उसके बाद नेम का क्या रिलेवेंस है, क्योंकि नेम जो बनाया गया था तो कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। जब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया तो फिर नेम का क्या महत्व है, तो ये वाला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है जैसे पंचशील प्रिंसिपल्स, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पंचशील के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, नेम के क्या प्रिंसिपल्स थे, अपनी बुक में नहीं दे रखे हैं, बट वो समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़, अब कोल्ड वॉर जो है बिल्कुल एंड होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोल्ड वॉर जो था आपको पता ही है 1945 1991 तक चला था। यूएस एंड यूएसएसआर इसमें दो मेन कंट्रीज थे, बाकी कुछ इनकी गैंग में लोग शामिल थे, बाकी कुछ लोग इनकी गैंग में शामिल थे। अब ये सारी चीज़ें आपको सब पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो कंट्रीज थे वो ना तो यूएसए की तरफ थे और ना ही यूएसएसआर की तरफ थे। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है, ओके। अब हम देखेंगे इंडिया एंड कोल्ड वॉर, भारत और कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो भारत क्या कर रहा था, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। एज ए लीडर ऑफ नेम, इंडिया रेस्पॉन्स टू ऑन गोइंग कोल्ड वॉर वाज टू फोल्ड। जब जब कोल्ड वॉर चल रहा था और भारत किसका लीडर था, नेम का, और लीडर ही नहीं था भारत नेम का, नेम का फाउंडिंग फादर था। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि कौन कौन से कंट्रीज जो थे फाउंडिंग मेंबर थे किसके नेम के, और उनके लीडर्स के नाम आपको कमेंट करके बताने में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो एज ए लीडर ऑफ नेम, इंडिया इज रेस्पॉन्स टू ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वाज टू फोल्ड। मतलब नेम के मतलब इंडिया जब नेम का लीडर था तो जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के प्रति भारत का दो प्रकार से रेस्पॉन्स हम समझ सकते हैं। पहला, इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलाइंसेस। पहली बात तो इंडिया ने ये ध्यान दिया कि भाई हम किसी भी अलाइंस में भाग नहीं लेंगे, ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। तो पहला तो इंडिया का ये रेस्पॉन्स था कोल्ड वॉर के प्रति कि इंडिया कोल्ड वॉर के जो अलाइंसेस बन चुके हैं, ईस्टर्न अलाइंस और वेस्टर्न अलाइंस बन चुके हैं, इंडिया किसी भी अलाइंस का हिस्सा नहीं बनेगा। ये इंडिया का मतलब उस समय पर मतलब पोजीशन थी। दूसरा, इट रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलाइंसेस। तो इंडिया ने आवाज़ उठाई। अब देखो, उस समय आपको मैंने बताया था नए नए कंट्रीज बनते जा रहे थे। डीकोलोनाइज कंट्रीज का मतलब है ऐसे कंट्रीज जो रिसेंटली आज़ाद हुए हैं। किससे आज़ाद हुए हैं? अपनी कॉलोनियल पावर से, चाहे वो ब्रिटेन से आज़ाद हुए हों, चाहे वो फ्रांस से आज़ाद हुए हैं। तो जो नए नए कंट्रीज बन रहे थे जिनको हम बोलेंगे डीकोलोनाइज कंट्रीज, ये क्या होते जा रहे थे, ये अलाइंसेस का सिस्टम बनते जा रहे थे, ये अलाइंसेस का पार्ट बनते जा रहे थे। कोई यूएसए की तरफ जा रहा था, कोई यूएसएसआर की तरफ जा रहा था। तो इंडिया ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि भाई आप ज्वाइन मत करो, ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपकी सॉवरेंटी चले जाएगी, फिर आपको कोई फ्रीडम नहीं रहेगी। तो दूसरा इंडिया का ये स्टांस था। तो इंडिया, ध्यान रखना, कोल्ड वॉर के दौरान इसके दो रेस्पॉन्स है। नंबर एक, इंडिया ने किसी भी अलायंस में भाग नहीं लिया। पहला तो ये, ना तो ये यूएसए की तरफ गए ना ही यूएसएसआर की तरफ गए। दूसरा, इन्होंने जो नए नए डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे जो अलायंसेस का पार्ट बनते जा रहे थे, उनके खिलाफ इंडिया ने आवाज़ उठाई। तो ये दो रेस्पॉन्स है इंडिया के। ठीक है, ओके। इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। इंडिया की पॉलिसी ना तो नेगेटिव थी, नेगेटिव मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, और ना ही पैसिव। पैसिव को मतलब ऐसा भी नहीं कि इंडिया बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा, घर बैठा रहेगा। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, नेम
का प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी से नहीं है, नेम का प्रिंसिपल आइसोलेशनिज्म से नहीं है। मतलब नेम का क्या प्रिंसिपल था, ना तो न्यूट्रल रहेंगे और ना ही आइसोलेशन में रहेंगे, ना तो हम बिल्कुल कोल्ड वॉर से अलग रहेंगे। और हम चाहेंगे, नेम मैं पहले ही बता चुका हूँ नेम के बारे में सारी चीज़ें। नेम का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर जो दो पावर्स हैं मेनली कोल्ड वॉर में, यूएस एंड यूएसएसआर, इनके बीच में टेंशंस को कम करना। तो इंडिया का जो पॉलिसी थी, इंडिया की पॉलिसी भी नेगेटिव भी नहीं थी और ना ही पैसे माई चुप भी नहीं बैठेंगे, हम डेफिनेटली मीडिएशन करेंगे। हम मतलब जहाँ जहाँ पर वॉर हो रहे हैं वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएंगे वर्ल्ड पीस के लिए। किसके लिए? वर्ल्ड पीस के लिए। एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने वर्ल्ड को रिमाइंड कराया, वर्ल्ड को बताया कि देखो भाई, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है इसका मतलब ये नहीं है कि भाग जाना। भाई नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या था? ना तो यूएसए की तरफ जा रहे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, हम भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हम जो मतलब वर्ल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर चल रहा है, इसको कम करना है, इसके बीच में जो टेंशन है इसको ख़त्म करना है, इसको धीरे 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 करके एंड करना। तो हम भाग नहीं रहे, हम डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जो टेंशन है इनको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ रिमाइंड कराई किसने? हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इंडिया वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। तो ध्यान रखना, तो ये पहली बात तो नेहरू जी ने बता दिया कि भाई हमारी जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लीइंग अवे मतलब भाग जाना, नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो कोल्ड वॉर राइवलरी, अब राइवलरी में बता चुका हूँ, जो दुश्मनी चल रही थी यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, ये चाहते थे कि सॉफ्ट करना है इसको। कोल्ड वॉर राइवलरी जो है, इन दोनों के बीच में जो टेंशन है, इन दोनों के बीच में जो परेशानियाँ चल रही हैं, उनको ख़त्म करना, हल्का करना, सॉफ्ट करना। और ये इंटरवीन करेंगे किसमें? वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरवीन करेंगे। इंटरवीन का मतलब है दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना। तो इंडिया डेफिनेटली हस्तक्षेप करेगा वर्ल्ड अफेयर्स में, ताकि ये जो कोल्ड वॉर राइवलरीज हैं यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में जो टेंशन है इनको कम किया जा सके। और इसके लिए इंडिया क्या करेगा? डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा, इंटरवीन करेगा, भागेगा नहीं। ये चीज़ इंडिया ने मतलब रिमाइंड कराई। India tried to reduce the differences between the alliances and thereby prevent the differences from escalating into full scale war। तो देखो ये इंडिया का रोल था कोल्ड वॉर के दौरान। इंडिया ने पूरी कोशिश की कि दो जो अलाइंसेस हैं इनके बीच में डिफरेंस को कम किया जाए। दो अलाइंसेस कौन कौन से? यूएस एंड यूएसएसआर वाले जो अलाइंसेस थे, ईस्टर्न अलाइंस और वेस्टर्न अलाइंस, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो मतभेद है, उसको कोशिश की इंडिया ने कम किया जा सके। और साथ के साथ में इनके बीच में फुल स्केल वॉर ना हो जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने की इंडिया ने कोशिश की थी। फुल स्क्वायर मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो वॉर होता है, उस वॉर को रोकने की इंडिया ने कोशिश की थी। तो ये था इंडिया का स्टांस, ठीक है। और Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals such as in the Korean War in the early 1950s। आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 1950 से 1953 के बीच में कोरियन वॉर चला था, जिसमें कोरिया आपको पता है दो भागों में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो जब कोरियन वॉर चल रहा था तो उस समय भी भारत के जो डिप्लोमेट्स थे और भारत के जो लीडर्स थे, इन्होंने लगातार मतलब ये आपस में क्या करते रहे? कम्युनिकेट करते रहे। किस किस के साथ कम्युनिकेट करते रहे? ये कम्युनिकेट करते रहे कोल्ड वॉर राइवल्स के बीच में। कोल्ड वॉर राइवल्स कौन थे? एक तो यूएसए और यूएसएसआर। तो भारत के जो डिप्लोमेट्स थे, ये यूएसए, यूएसएसआर और भारत के जो लीडर्स थे, इनसे लगातार क्या करते रहे? बातचीत करते रहे। और कब की बात है? ये बात है जब कोरियन वॉर चल रहा था। कोरियन वॉर के दौरान इन्होंने लगातार कम्युनिकेट किया और मीडिएट किया, बिचौलिया बनने की कोशिश की और मतलब वॉर को ख़त्म करवाने की कोशिश की थी कोरियन वॉर के दौरान। तो मतलब यहाँ पर पता चल रहा है कि भारत चुपचाप नहीं बैठा था। भारत ने जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही थी वहाँ पर इंटरवीन करने की कोशिश की थी। अब भारत इंटरवीन क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था ताकि प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। कोल्ड वॉर के दौरान टेंशन जो क्रिएट हो गई उनको कम किया जा सके। ऐसा क्यों चाहते थे हम? ताकि वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही मतलब ये चाहता था कि अकेला कि मैं ही मतलब चाहूँ, मैं ही मतलब मीडिएट करूँगा। इंडिया ने अपने जो नॉन अलाइंड कंट्रीज जो थे, नॉन नेम के जो मेंबर्स थे, उनको भी साथ में लेने की कोशिश की ताकि मतलब दबाव बनाया जा सके। तो नेम के बहुत सारे मेंबर थे, तो इंडिया उन सबको साथ में लेके चलता था, उनको कहता था कि आप भी हमारे साथ इस चीज़ में भाग लो। During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of alliances led by US and USSR। तो ध्यान रखना, इंडिया ने ये भी कोशिश की
कि ऐसे अलाइंसेस, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो इंटरनेशनल अलाइंसेस ऑर्गेनाइजेशन हो, देखो कई जगह पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं और कई जगह पे होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने कोशिश की वर्ल्ड में जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि ना कि यूएसए का पार्ट थे और ना ही यूएसएसआर वाले अलायंस का पार्ट थे, इन अलायंसेस को भी एक्टिवेट करने की कोशिश की कि भाई आप भी हमारा साथ दो, आप भी कोशिश करो इस कोल्ड वॉर को मतलब ख़त्म किया जा सके, इन कोल्ड वॉर के दौरान जो टेंशन हो रही है इनको कम किया जा सके। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, इंडिया ने रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करने की कोशिश की। और ये अलाइंसेस कौन से थे, जो ना कि यूएसए का हिस्सा थे और ना ही यूएसएसआर वाले ग्रुप का हिस्सा थे। नेहरू रिपोज्ड ग्रेट फेथ इन ए जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस दैट वुड प्ले ए पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर। तो नेहरू का मतलब मानना था, नेहरू की मतलब ऐसे विचारधारा थी, ऐसी सोच थी कि एक मतलब जो नेशंस हैं, ये इनका एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, ऐसा मतलब ये जो ग्रुप है, जो मतलब नॉन अलाइंड कंट्रीज का जो ग्रुप है, ये कैसे काम करे, फ्रीली काम करे और साथ के साथ में आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ये जो नेशंस हैं सब कोऑपरेट करें, ताकि एक पॉजिटिव रोल निभाया जाए इनके द्वारा। अगर ये कोल्ड वॉर को ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोल्ड वॉर को सॉफ्ट तो कर सकते हैं, मतलब कोल्ड वॉर को मतलब थोड़ा सा कम तो कर सकते हैं, उसका जो मतलब नुकसान पहुंचाएगा कोल्ड वॉर, जो आपस में कहीं पर भी मतलब वर्ल्ड कहीं पर भी टेंशंस क्रिएट हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट हो रही हैं, तो उन टेंशंस को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो नेहरू चाहते थे ये जितने भी कंट्रीज हैं जो मतलब आपस में मिलजुल कर कम्युनिकेट करें, आपस में मिलजुल कर कोऑपरेट करें, मिलजुल कर एक पॉजिटिव रोल निभाएं, ताकि कोल्ड वॉर को एटलीस्ट कोल्ड वॉर के जो डेंजर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, सॉफ्ट किया जा सके, अगर ख़त्म ना कर सकें। तो ये मतलब नेहरू जी चाहते थे। अब देखो, अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेम टू इंडिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी समझनी पड़ेगी, नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट एज सम सजेस्ट ए नोबल इंटरनेशनल कॉज विच हैज लिटिल टू डू विद इंडियाज रियल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि भाई नॉन अलाइनमेंट जो था, नेम जो था, ऐसा नहीं है सिर्फ ये इंटरनेशनल कॉज के लिए बनाया गया था, सिर्फ यूएसए एंड यूएसएसआर से अलग रहने के लिए बनाया गया था। इसमें कुछ भारत के भी अपने रियल इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, इंडिया का भी इसमें कुछ छुपा हुआ हित था, इंडिया भी चाहता था कि इससे खुद का फायदा होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि नेम जो था इसमें इंडिया के भी इंटरेस्ट छुपे हुए थे, इंडिया का भी इसमें हित था। तो क्या हित था, तो हम देखेंगे कि नेम की वजह से भारत को क्या फायदा हुआ, ये चीज़ आपको समझनी है। नॉन अलाइनमेंट अलाउडेड इंडिया टू टेक ए इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टांसेस that served its interest rather than interest of superpowers and their allies। तो पहली बात तो नेम ने इंडिया को एक ऐसी पोजीशन दी ताकि इंडिया इंटरनेशनल डिसीजंस ले सके, इंटरनेशनल स्टांसेस मतलब अपना रुख लेना, अपना मतलब मत रखना, अपनी बात रख सके, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट ने ध्यान रखना इंडिया को इंटरनेशनल डिसीजंस और स्टांसेस लेने में हेल्प की, ताकि इनसे वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके, खुद का भारत के इंटरेस्ट को सर्व कर सके, रादर देन सुपर पावर्स और उनके अलाइज के इंटरेस्ट को सर्व करने की बजाय। मतलब इंडिया ने नेम जब बन गया था, नेम बनने के बाद इंडिया को एक ऐसा मौका मिला कि जहां पर इंडिया अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है, इंडिया को डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, किस पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, सुपर पावर्स पर और उनके अलाइज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान इंडिया ने खुद के इंटरेस्ट के लिए क्या किए, डिसीजंस लिए इस दौरान, ठीक है। और इनकी चिंता नहीं की, किसकी चिंता नहीं की, सुपर पावर्स की चिंता नहीं की, और इनके इंटरेस्ट में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। इंडिया वाज एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर। इस दौरान इंडिया एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर के दौरान बैलेंस कर रहा था। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, इट कुड टिल्ट टुवर्ड द अदर। नाइदर अलायंसेस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुलिट। देखो कितनी प्यारी चीज़ बताई गई है। अब इंडिया आपको पता है ना तो यूएसए की तरफ था और ना ही यूएसएसआर की तरफ था। तो यहाँ पर इंडिया जो था दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। अगर मान लो यूएसए इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, तो इंडिया बोलेगा देखो भाई हमें प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम यूएसएसआर की तरफ चले जाएंगे। और यूएसए प्रेशराइज करेगा तो इंडिया बोलेगा देखो, यूएसएसआर प्रेशराइज करेगा तो इंडिया बोलेगा देखो भाई अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो हम किधर चले जाएंगे, यूएसएसआर की तरफ चले जाएंगे। तो इंडिया मतलब यहाँ पर इंडिया ने कोशिश की, बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो दोनों सुपर पावर्स को पता था कि हम इसको
इंडिया को हल्के में नहीं ले सकते। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो फायदे अपनी जो बुक में दिखा रखे हैं। नंबर एक, इंडिया को एक तो मौका मिला नॉन अलाइनमेंट की वजह से कि इंटरनेशनल डिसीजंस ले सके, इंटरनेशनल इश्यूज पर अपना स्टांसेस रख सके, अपनी बात रख सके और अपने हितों की रक्षा कर सके, बजाय सुपर पावर्स के हितों की रक्षा करने के बजाय। दूसरा, इंडिया ने क्या किया, दोनों सुपर पावर्स के खिलाफ अपने आप को क्या बैलेंस करने की कोशिश की और बताया कि ना तो मैं यूएसए की तरफ हूँ और ना ही यूएसएसआर की तरफ हूँ। अब कुछ लोग इस नेम की जो पॉलिसी थी इंडिया की, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। तो इंडिया की जो नेम की पॉलिसी थी इसकी आलोचना करते हैं बहुत सारे लोग। तो उसको समझते हैं क्या आलोचना करते हैं। नंबर एक, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी ये अनप्रिंसिपल्ड है, प्रिंसिपल पर आधारित नहीं, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। कैसे नहीं है वो भी मैं आपको एग्जांपल सही समझाऊंगा। इन द नेम ऑफ परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट इंडिया इट वॉज सेड ऑफन रिफ्यूज टू टेक ए फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज। अब देखो, इंडिया, कुछ लोग क्या कहते हैं, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के चक्कर में इंडिया खुद की कोई बात नहीं कह पाता था। मतलब कई सारे ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज थे, कई सारे ऐसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थी जहां पर इंडिया कुछ बोल नहीं पाता था। इंडिया वहां पर चुप रहने की कोशिश करता था। ठीक है, तो किस सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इंडिया अपना क्या नहीं ले पाता था, स्टांस नहीं ले पाता था, अपना स्टैंड नहीं रख पाता था। इंडिया कई बार अपने आप को कुछ बोलने से मना कर देता था कि भाई इस इश्यू पर हम नहीं बोलेंगे। जैसे आज की डेट में आपको पता है इजराइल और पैलेस्टाइन इसके बीच में वॉर चल रहा है, तो इंडिया इसमें ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। ना तो इजराइल खुल के, ना तो इंडिया इजराइल का सपोर्ट करता है और ना ही गाजा का सपोर्ट करता है। तो इंडिया कहता है कि भाई हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में शांति इस्टेब्लिश रहे। खुल के मतलब किसी एक का समर्थन नहीं करता है। तो कुछ उसके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो आप धीरे धीरे बड़े होंगे जब समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये यही कहते हैं कि इंडिया भाई इंटरनेशनल जो इश्यूज थे, मेन जो इश्यूज थे वहाँ पर अपना खुल के बात नहीं रख पाता था। ये पहली प्रॉब्लम है। और बात क्यों नहीं रख पाता था, इंडिया बोलता था कि भाई हमारे नेशनल इंटरेस्ट की वजह से हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। तो इंडिया खुल के किसी भी इंटरनेशनल इशू में भाग नहीं लेता था। अब भाई उस समय हमारी सिचुएशन ऐसी थी, हम इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे जो खुल के किसी का सपोर्ट करें। खुल के किसी का सपोर्ट करने का मतलब है कि भाई एक सुपर पावर को अगर खुश करें तो दूसरी सुपर पावर क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। तो उस समय बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो लोग यही क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया जो था इंटरनेशनल इश्यूज पर खुल के सपोर्ट नहीं करता था, खुल के अपनी बात नहीं रख पाता था। नेक्स्ट, इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। Having criticized others for joining alliances, India signed a treaty of friendship in August 1971 with USSR for 20 years, and this was regarded as virtually joining the Soviet Union alliances, सोवियत अलायंस सिस्टम। देखो अब आपको समझना पड़ेगा, एक तरफ इंडिया कह रहा है कि भाई ना तो मैं यूएसए की तरफ जाऊंगा ना ही यूएसएसआर की तरफ जाऊंगा। इंडिया ने फिर एक अलग ही पोस्चर लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी। हालांकि मतलब इंडिया की पॉलिसी क्या थी, किसी को ज्वाइन नहीं करना, मगर इंडिया ने क्या किया था 1971 में, अगस्त 1971 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। 20 साल के लिए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। अब आपको पता है इंडिया ने ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप क्यों साइन की थी उसका भी मैं थोड़ा समझाऊंगा। जैसे ही इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ये ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 में, तो लोगों ने क्या कहा कि अब भाई साहब इंडिया किसके साथ जुड़ गया है, इंडिया जुड़ गया है सोवियत अलायंस के साथ जुड़ गया है। सोवियत मतलब यूएसएसआर के साथ इंडिया क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। तो लोग फिर क्रिटिसाइज करने लगे कि इंडिया एक तरफ तो मतलब कहता रहता है कि भाई हम किसी के साथ नहीं है, हम तो यूएसएसआर के साथ भी नहीं, हम यूएसए के साथ नहीं है, तो ये क्या है। 1971 में उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली। अब इंडिया ने इसका अपना व्यू दिया। इंडिया ने बताया कि क्यों हमने ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है साइन की है, इसका इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया। इंडियन गवर्नमेंट्स व्यू वॉज डेट इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस एंड दैट इन एनी केस द ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस। तो देखो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपको पता है 1971 में क्या हुआ था, एक वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आई होप सबको पता होगा। इस 1971, अब ध्यान रखना 1971 तक भारत 1971 तक, हाँ 1971 में मैं आपको बताऊंगा। 1971 में एक वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आपको पता होगा, ठीक है। और 1971 तक दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक तो हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान और एक हुआ करता था वेस्ट पाकिस्तान, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो 1971 में जब वॉर हुआ था तो उस दौरान
पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। अब सिंपल सी बात है, जब पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट कर रहा था तो हम हल्के पड़ जाते, हम वो जो युद्ध था उसको हार सकते थे। इसीलिए हमको क्या ज़रूरत थी, इसलिए हमको डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत थी। तो इंडिया ने बताया कि भाई ये जो टाइम था ना 1971 का, जिस बांग्लादेश क्राइसिस हुई थी। अब आपको पता है 1971 में जब पाकिस्तान हार गया था तो जो ईस्ट पाकिस्तान है उसी को क्या बना दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसी को क्या बना दिया गया था, बांग्लादेश बना दिया गया था। तो उस समय हमारी ज़रूरत थी, उस समय हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसकी, यूएसएसआर की। क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि यूएसए जो था वो किसको सपोर्ट कर रहा था, यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अगर हम यूएसएसआर की हेल्प नहीं लेते तो शायद 1971 का वॉर हार जाते, जिसमें हमारा नुकसान होता। तो हमें क्या है, कई बार समय के हिसाब से अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं, समय के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यही बताया कि भाई 1971 का जो दौर था, जो बांग्लादेश क्राइसिस हुई थी, जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उस समय इंडिया को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत थी। और इसमें ऐसा भी नहीं लिखा हुआ था कि, इस ट्रीटी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि इंडिया के अच्छे रिलेशन नहीं होंगे किसके साथ, यूएसए के साथ। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। ये ट्रीटी इंडिया को नहीं रोकती है कि आप यूएसए के साथ संबंध अच्छे बनाओगे। तो इंडिया ने ये भी बोल दिया कि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना सकते या किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। ये तो सिर्फ हमारे मतलब जो उस समय की सिचुएशन थी उसको डील करने के लिए हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी अगस्त 1971 में। तो ध्यान रखना, अगस्त 1971 में ये ट्रीटी किस लिए साइन की थी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की उस समय क्या हो चुकी थी, लड़ाई हो चुकी थी। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी उस समय पर, और उसी समय पर आपको पता है बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बस थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हिंट दे दी है।